सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकी देवेंद्र में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ सी शार्प। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सी शार्प क्या है। तो सी शार्प क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, जैसे सी थी, सी प्लस प्लस थी। सो इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सी हैश या सी शार्प। मीन्स हैश नहीं कहने का, सिर्फ सी शार्प कहना है। सो साथ में लिखा हुआ है कि सी शार्प एक मॉडर्न लैंग्वेज है। तो मॉडर्न का मतलब हो गया कि जो आज के टाइम में फीचर्स चाहिए हमें किसी भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसमें सारे के सारे ही हैं। ये नहीं है कि वेब प्रोग्रामिंग नहीं होगी या विंडो प्रोग्रामिंग नहीं होगी या हम कोई कंपोनेंट्स नहीं बना सकेंगे, हम सभी तरह के काम जो है इसमें कर सकेंगे। तो दूसरे नंबर पे है कंपोनेंट ओरिएंटेड। और अब कंपोनेंट क्या होता है, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है जो बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स को मिलकर बना होता है, ऐसे ही हम जो ये कंपोनेंट्स हैं जो पहले से ही तैयार कर रखे हैं किसी ने, तो उन कंपोनेंट्स को जोड़ के और नए कंपोनेंट्स को जोड़ के हम अपना खुद का एक नया कंपोनेंट भी तैयार कर सकते हैं, या कि कह लो कि हम एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ये तो एक ऐसा फीचर है जो कि आज की हर एक प्रोग्रामिंग होना ही चाहिए। मीन्स जो ऐसी प्रोग्रामिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसका मतलब ये होता है कि ये प्रोग्रामिंग बिल्कुल रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएगी। मीन्स इसमें वो सारे फीचर हैं जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होने चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट्स का, क्लासेस का, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, डायनेमिक बाइंडिंग, ऐसे बहुत से फीचर हैं। और फिर आ गया टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को कोई मेमोरी असाइन की है तो वो किसी और की मेमोरी को कंज्यूम नहीं कर सकता। मीन्स ये नहीं है कि और किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिली हुई है तो वहाँ पे घुया वो जाके, तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर हमने एक डेटा टाइप के वेरिएबल को दूसरी डेटा टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो हमारे को वहाँ पे कोई भी डाटा लॉस का खतरा नहीं है। मीन्स हमारे प्रोग्राम में जैसा डाटा हम फिल किया होगा वैसा ही वहाँ पे डाटा हमें मिलेगा कन्वर्जन के बाद भी। तो साथ ही में वो बता रहे हैं कि सी शार्प जो है उसकी जो रूट्स हैं एक्चुअली वो सी फैमिली में ही है। मीन्स ये नहीं कि वो सी या सी प्लस प्लस ही है, बट ये बिल्कुल एक नए तरीके से लिखी गई एक लैंग्वेज है। मीन्स इसका कोड जो है नए सिरे से लिखा गया था, ये नहीं है कि ये कॉपी की है। तो सी शार्प उन लोगों को तो आसानी से समझ आएगी जो सी या सी प्लस प्लस पहले ही कर चुके हैं, या जावा कर चुके हैं, या जावा स्क्रिप्ट भी कर चुके हैं। तो सी प्लस प्लस वालों को तो, या जावा वालों को तो अच्छी तरह से जल्दी से समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको पहले आपने ये नहीं भी सीखी सी या सी प्लस प्लस तो भी कोई बात नहीं है, आप मेरे लेक्चर्स के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, पूरी सी शार्प का कोर्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं। हम दोनों तरह की प्रोग्रामिंग सीखेंगे, हम वेब प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे और हम विंडोज़ प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। तो सी शार्प को बनाने का जो अगला एम था वो था कि जो विजुअल बेसिक लैंग्वेज की प्रोडक्टिविटी का फीचर था वो लेके आना साथ में उसके सी शार्प के। सो प्रोडक्टिविटी मीन्स एक तरह से आप कितनी जल्दी जो है अपना प्रोग्राम जो है अपने पीसी में जब लिख रहे हैं तो कितनी जल्दी उसे कंप्लीट कर पाते हैं। मीन्स आपका आउटपुट कितना एक तरीके से। तो जो विजुअल बेसिक थी तो वो काफ़ी आसान होता था, उसका सिंटेक्स जो होता था, तो इसलिए हमें बहुत से प्रोग्रामर्स मान लो उसको यूज़ करते थे विजुअल बेसिक को, क्योंकि उसमें कोड लिखना काफ़ी आसान था। तो उन्होंने सोचा कि जो इसका प्रोडक्टिविटी का फीचर है विजुअल बेसिक का, क्यों ना हम सी शार्प में भी प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ इसमें जो पावर हो, क्योंकि सी प्लस प्लस एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग थी, तो उसके जो फीचर्स हैं वो भी इसमें ऐड किए जाएं। तो एक तरह से इसमें सभी तरह के लैंग्वेज के फीचर्स हैं जो हमें एक लैंग्वेज में चाहिए थे। तो इसका जो पहला वर्जन था वो रिलीज़ हुआ था 2002 में। सो नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ सी शार्प। मीन्स सी शार्प को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आगे हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो हम आम तौर पे यूज़ करते ही हैं। जैसे कोई भी काम है उसे हमने कंप्यूटराइज्ड करना है, एक करियाने की शॉप ही है समझ लो, या एक क्लोथिंग शॉप है, वहाँ पे आप बिल काटने का एक सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहते हैं तो वो हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी जो एक आम एप्लीकेशन है। तो ऐसी और बहुत सी एप्लीकेशंस जो हैं, ये नहीं है कि अकेली ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, और भी बहुत तरह की डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है हम इसमें डेवलप कर सकते हैं।
दूसरे नंबर पे आ गया कि हम मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे आजकल तो है ही इंटरनेट का दौर, तो हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशंस भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ज़्यादातर मोबाइल पे जो एप्लीकेशंस होती हैं वो इंटरनेट के साथ तो जुड़ी ही होती हैं। तो इसलिए हमारे पास सी शार्प में ये भी फीचर है कि हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। फिर आ गया डेटाबेस एप्लीकेशन। अब कोई भी वेब की एप्लीकेशन है, ठीक है, या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमने किसी शॉप के लिए तैयार की है, तो वो डेटाबेस के बिना अधूरी रहती है। तो इसका मतलब है कि डेटाबेस एप्लीकेशंस भी हम इसमें तैयार कर सकते हैं आराम से। वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मीन्स ऐसी वेबसाइट्स जो बिल्कुल ऐसे काम करेंगी जैसे हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस काम की हैं, तो इसीलिए उसे कहते हैं वेब एप्लीकेशन। सो वेब सर्विसेज जो कि बैक एंड में हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं किसी भी वेबसाइट के। सो वेब सर्विसेज भी हम खुद तैयार कर सकते हैं, इसमें वेबसाइट्स भी तैयार कर सकते हैं, यहाँ तक कि गेम्स हो गया, वर्चुअल रियलिटी के साथ और बहुत सी चीज़ें जो हमें इसमें तैयार कर सकते हैं। मीन्स अनलिमिटेड, मीन्स आप किसी भी तरह की जो सर्विस है इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, या कह लो कोड कर सकते हैं, कोड लिखने के बाद उसे रन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है अभी फीचर्स ऑफ सी शार्प। सबसे पहला जो सबसे आसान सा फीचर है वो तो है सिंपल। सिंपल का मतलब हो गया ये सिंपल सी प्रोग्रामिंग है। कैसे सिंपल है? अभी सी प्लस प्लस से सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास कि सी शार्प में सबसे जो मुश्किल चीज़ होती थी सी और सी प्लस प्लस में जो सभी को लगती थी वो थी पॉइंटर्स। वो उन्होंने रिमूव ही कर दिए, काम ही ख़त्म किया उन्होंने। अनसेफ ऑपरेशन सच एज डायरेक्ट मेमोरी मैनिपुलेशंस आर नॉट अलाउड। सो सीधी बात हो गई, जब भी पॉइंटर्स ही नहीं है तो अनसेफ ऑपरेशन हम डायरेक्टली मेमोरी को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी ऑपरेशन अनसेफ होगा ही नहीं। हाँ, हम चाहें तो किसी कोड को अनसेफ डिक्लेयर करके उसे यूज़ कर सकते हैं। सी शार्प के अंदर कोई भी हमारे पास ना तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है जो डबल कॉलन मारा होता है, ना ही हमारे पास मेंबर रेफरेंसिंग ऑपरेटर है जो एरो वाला है। और फिर आ गया हमारे पास, क्योंकि जो सी शार्प है एक्चुअली उसके सारे फीचर तो डॉट नेट के फ्रेमवर्क से ही आ रहे हैं, इसलिए उसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट और साथ ही साथ में गार्बेज कलेक्शन का भी फीचर है। गार्बेज कलेक्शन का मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट करंटली यूजेज में नहीं है उनकी मेमोरी को रिवोक करना। वेरिंग रेंजेस ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स। प्रिमिटिव टाइप्स कौन सी होती हैं? जो इनबिल्ट होती हैं हमारे कंपाइलर में या डॉट नेट में इनबिल्ट है, कहाँ पे भी रख लो। मीन्स जो सी शार्प में इनबिल्ड है डाटा टाइप्स, जैसे सी में इंट कैर फ्लोट थी वैसे ही इसमें भी इंट कैर फ्लोट सभी तरह की डाटा टाइप्स है जो हमें हमारे प्रोग्राम में चाहिए होगी, और सी से तो ज़्यादा ही है इसमें डाटा टाइप्स। इंटीजर वैल्यूज़ पहले जो 0 और 1 को हम यूज़ करते थे सी प्लस प्लस में बूलियन के लिए, कि अगर ट्रू है तो 1, अगर फॉल्स है तो 0, वो अभी काम ख़त्म। अब हम प्योरली 2 ही वैल्यूज़ यूज़ करेंगे बूलियन के लिए, वो है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अभी हमारे पास कोई ऐसी एरर आने की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। जैसे इक्वालिटी में हम देते थे कुछ और 1 लिख दिया, तो अब वहाँ से हम ट्रू ही लिखेंगे ताकि कोई एरर ना आए। डबल इक्वल टू जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, और सिंगल इक्वल टू हमारे पास जैसे पता ही है हमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए यूज़ होगा, मीन्स असाइनमेंट ऑपरेशन के लिए यूज़ होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है मॉडर्न। सो जैसे लिखा ही है कि सी शार्प जो है हमारे पास अभी वो करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही काम कर रही है। मीन्स उसमें सभी तरह के वो फीचर हैं जो आज की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होने चाहिए, और ये काफ़ी पावरफुल भी है, और इससे हम ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो इंटरऑपरेटेबल हो। इंटरऑपरेटेबल का मतलब है कि अलग अलग तरह के और जो कंपोनेंट्स है या लैंग्वेजेस हैं उनके साथ इसकी इंटरऑपरेटेबिलिटी हो। जैसे कि जो डॉट नेट में बने हुए कंपोनेंट्स हैं वो किसी भी तरह के जो पहले हम कंपोनेंट्स यानी कि कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के कंपोनेंट्स यूज़ करते थे उसके साथ ये इंटरऑपरेटेबल होगा इसके प्रोग्राम जो हैं। और जो कंपोनेंट हैं वो डॉट नेट के साथ क्या होंगे, कंपैटिबल होंगे। और डॉट नेट का जो कोड है वो विंडोज़ में जो बनी हुई DLL फाइल्स होती हैं उनके साथ भी क्या होगा, वो इंटरऑपरेटेबल होगा। इस कहने का मतलब है जो भी कोड पहले से बना हुआ होगा वो हम इसमें यूज़ कर पाएंगे। स्केलेबल एप्लीकेशन का मतलब होता है एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी जो आज तो मान लो एक PC पे चलती हो जिसमें थोड़ी रैम हो, कल को मुझे ज़रूरत पड़ेगी, उसके यूज़र जो है इंक्रीज़ हो गए, अभी 1000 हो गए हैं, तो 1000 के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स ऐसे कोई भी लिमिट नहीं है कि हम अपनी एप्लीकेशन को ना स्केल ना कर पाएँ।
मीन्स आप जितने भी मर्जी यूज़र्स हैं उनको इससे एक एप्लीकेशन बना के उसे यूजेज के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। रोबस्ट एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जो कभी भी ऐसे नहीं है कि क्रैश होती रहे, मीन्स मजबूत एप्लीकेशन है, तो ये नहीं है कि कोई थोड़ी सी बहुत एरर आई तो बस बंद हो गई, ना ही वो सिस्टम को क्रैश करती है। दूसरे पॉइंट में वो ये समझा रहा है कि सी शार्प में बिल्ट इन सपोर्ट है, हमारे पास पहले से ही ऐसी सपोर्ट है जिससे किसी भी कंपोनेंट को हम वेब सर्विस में यूज़ कर सकते हैं और बाद में उसे इंटरनेट पे ऊपर चला भी सकते हैं। मीन्स कोई कंपोनेंट हमने तैयार किया जो बैक एंड में काम करेगा और उसको हमने कोई मैसेज भेजा या कोई भी उससे सर्विस लेने की कोशिश की तो हम वो इंटरनेट से उस कंपोनेंट की हम सर्विस जो है वो यूज़ कर पाएंगे। जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट और फीचर है एक हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड के नज़दीक होती हैं। मीन्स इसमें सभी वही चीज़ें होती हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं लगभग, बट वो होती हैं प्रोग्रामिंग की फॉर्म में, जैसे इनहेरिटेंस, पॉलिमॉर्फिज्म, डाटा इनकैप्सुलेशन, इंटरफेसेस, ये सभी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के ही फीचर्स हैं और सी शार्प इन सभी फीचर्स को सपोर्ट करती है। मीन्स हम इसके ज़रिए अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो रियल वर्ल्ड की कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर तैयार करना है तो उसे हम आसानी से किस में कन्वर्ट करेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। मीन्स ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग को हम यूज़ कर पाएंगे। फिर आ गया बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का फीचर। ये एक नया फीचर है। जावा में क्या होता था कि जो इंटीजर होते थे या फ्लोट या और कोई भी परमिटिव डाटा टाइप होती थी वो ऑब्जेक्ट्स नहीं थे एक्चुअली, पर सी शार्प में ये चीज़ नई इंट्रोड्यूस हुई है। तो वो क्या है, पहले तो स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, फिर विच इनेबल द परमिटिव टाइप्स टू बिकम ऑब्जेक्ट, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते थे, जो हमारी इंट, कैर, फ्लोट डाटा टाइप थी उनको क्या कर सकते थे, ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बॉक्सिंग। और जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को फिर से किस में कन्वर्ट करते हैं, एक सिंपल डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं अनबॉक्सिंग। और यहाँ पे अगला जो फीचर है वो है टाइप सेफ का। ये भी बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है सी शार्प का। तो टाइप सेफ का मतलब क्या होता है, सी शार्प में हम क्या कर सकते हैं, अनसेफ कास्टिंग नहीं कर सकते। जैसे कि डबल डाटा टाइप होगी उसे हम बूलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मीन्स कहाँ पे पॉइंट्स वाली वैल्यू हो गई, डेसिमल पॉइंट्स वाली, और कहाँ पे हो गया ट्रू फॉल्स की वैल्यू, ये कभी नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे वैल्यू टाइप्स ये हैं, सभी की सभी को हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं ज़ीरो से, हम नहीं करेंगे, सिस्टम करेगा ये ज़ीरो से इनिशियलाइज़। एंड जो रेफरेंस टाइप है वो खुद ब खुद कैसे इनिशियलाइज़ होगी, नल से। मीन्स हमें अभी याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि उसको ज़ीरो वैल्यू देनी है, खुद ब खुद वो मान लेगा कि वो ज़ीरो ही है। और जो ऑब्जेक्ट है वो सभी के सभी नल हैं। तो तीसरे नंबर पे आ गया कि एरे जो होंगे वो ज़ीरो बेस इंडेक्स्ड होंगे एंड आर बाउंड चेक्ड, और उनमें हम अगर एक्स्ट्रा वैल्यू देने की कोशिश करेंगे भी तो हमें वो पहले ही एरर बता देंगे कि आपने जो उसकी बाउंड्री है उससे ज़्यादा वैल्यू दे दी है। तो अगली बात होगी ओवरफ्लो ऑफ टाइप्स कैन बी चेक्ड। ये भी एक बड़ा अच्छा फीचर है कि अगर हम किसी तरह का कांस्टेंट वैल्यू देना चाहते हैं तो हम पहले ही चेक कर सकते हैं कि वो कहीं ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा, मीन्स जो हमारी डाटा टाइप है तो उसकी लिमिट से कहीं बाहर तो नहीं है, चाहे वो हम रन टाइम पे कर लें चाहे हम पहले भी कर लें। इस दोनों तरीके से हम ओवरफ्लो इसमें चेक कर सकते हैं। तो अगला जो फीचर आ गया वो भी बड़े काम का है, इंटरऑपरेटेबिलिटी। सी शार्प में हमारे पास नेटिव सपोर्ट है हर तरह के कॉम कंपोनेंट के लिए। ये कह लो कि विंडो बेस्ड जो एप्लीकेशन है उसके लिए, मीन्स हम विंडो में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे उनके कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकेंगे, डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकेंगे अपने सी शार्प के प्रोग्राम में। दूसरा जो गया कि हम नेटिव पॉइंटर्स को यूज़ तो कर सकते हैं बट वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो बात आ गई वो आ गई हमारे पास कि अगर हमारे पास कॉम इंटरफेस को हमने यूज़ करना है तो वो हमें याद नहीं रखना पड़ेगा। ये फीचर अभी बिल्ट इन आ गया कि आई नॉन जो इंटरफेस होता है उसको हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिस्टम खुद ब खुद इम्प्लीमेंट कर लेता है। सी शार्प में हम क्या कर सकते हैं कि पॉइंटर्स को एज अनसेफ कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें पुराने कोड को मैनिपुलेट करने से रोक देगा। कंपोनेंट्स जो है हमारे पास, जैसे VB.NET है या और किसी भी तरह की जो .NET में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मैनेज्ड कोड प्रोड्यूस करती है, वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम सी शार्प में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सी शार्प में बने हुए जो चीज़ें होगी वो डायरेक्टली हम यूज़ कर पाएंगे अदर लैंग्वेजेस में। तो अगला हमारे पास फीचर आ गया है स्केलेबल एंड अपडेटेबल का। सो ये भी बहुत ही बढ़िया फीचर है इसका।
सो डॉट नेट में एक कंसेप्ट आया था असेंबलीज़ का। तो असेंबलीज़ क्या होती हैं, जैसे कि EXE फाइल्स हो गई, हमारी DLL फाइल्स हो गई, और जिनको हम डिफ़ाइन कर सकते थे एक मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू। सो मैनिफेस्ट क्या होता था, एक जो मैनिफेस्ट होता था वो एक तरह का मेटा डाटा होता था, मीन्स डाटा अबाउट डाटा, जिसमें हमारी असेंबली की वर्जन रिक्वायरमेंट, मीन्स डॉट नेट का कौन सा वर्जन चाहिए, उसकी सिक्योरिटी की डिटेल्स और उसकी स्कोप के साथ रिलेटेड जो डिटेल्स हैं कि बाकी जो असेंबलीज़ हैं उसको कैसे यूज़ कर पाएंगी, कुछ ऐसा डाटा होता था हमारे पास जो हमारी मैनिफेस्ट फाइल थी। जैसे उसने सामने लिखा ये हमारे कि मैनिफेस्ट जो है हमारे लिए असेंबली के आइडेंटिटी को स्टोर करता है, वर्जन, कल्चर, डिजिटल सिग्नेचर को स्टोर करता है, और सबसे अच्छी जो बात है असेंबलीज़ को हमें कहीं भी रजिस्टर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे सॉफ्टवेयर को हमें रजिस्टर करना पड़ता है रजिस्ट्री में, ऐसे कुछ भी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर अगली जो पॉइंट है कि स्केल करने के लिए अगर हम अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा आगे से बड़ा बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वी डिलीट द ओल्ड फाइल्स एंड अपडेटिंग दैम विद द न्यू वंस, नो रजिस्टरिंग ऑफ डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज। हमें कोई DLL का चक्कर नहीं है, अभी नई डालनी है, अभी क्या करें क्या ना करें, तो हम डायरेक्टली जो है फाइलों उड़ा देंगे जो पुरानी है और वहाँ पे नया सॉफ्टवेयर रख देंगे तो वो चलने लगेगा। और पहले की बात कर रहे हैं कि जब भी पहले होता था कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को अपडेट करना होता था, वो बहुत ही प्रोसेस जो थी वो एरर से भरी हुई होती थी। हमारे पास इतनी एरर्स आने लगती थी कि हमारा सॉफ्टवेयर चलाने को मन ही नहीं करता था कि अपडेशन के बाद सारा ख़राब हो गया है। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि अभी हम कोड को रिवाइज़ करते हैं तो जो हमारा प्रोग्राम होता है उस पर इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है जो पुराना प्रोग्राम होता है। तो C# में हमारे पास नई सपोर्ट आई है, वो है वर्जनिंग की सपोर्ट। सो हम इसमें ऐसे इंटरफेसेस और मेथड बना सकते हैं जो पुराने मेथड जो होंगे उनको ओवरराइड करके नए मेथड्स को चला सकते होंगे। मीन्स कहने की बात है कि नए मेथड ऐसे बनाएंगे जो पुराने मेथड्स को ओवरराइड कर देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम नए से नया फंक्शन उसी नाम का बनाते जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, चेंजेस करते जाएंगे और सिस्टम जो है वो इवॉल्व होता जाएगा आगे से आगे। तो ऐसे ही बहुत से और भी फीचर्स हैं C# के, बस जो मेन फीचर थे वो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इंट्रोडक्शन का और फीचर का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।